ज्योतिष शास्त्र के सरल अनुभव किए सहज उपयोगी सूत्रों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगे। अष्टम भाव का बुध ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा जब तक ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखे, अध्ययन करे या ज्योतिष का कार्य करे तो सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि देवगुरु बृहस्पति द्वादश में हो तो ऐसे जातक के माता और पिता दोनों धार्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं दोनों। ये मेरा स्वयं का अनुभव किया सूत्र भी है। चंद्रमा जन्म पत्री के 12वें भाव में हो यानी कि द्वादश भाव में हो तो ऐसे जातक के साथ ठगी जीवन में कई बार होती है, निरंतर होती रहती है। एकादश में राहु स्थित हो तो ऐसा जातक अपना धन किसी को न दे, वापसी की संभावनाएं बहुत कम होती है। सप्तम भाव में राहु स्थित हो तो ऐसा जातक अपना धन अपने मित्रों और परिवारजनों रिश्तेदारों को दे तो यही सोच कर दे कि वापस नहीं आएगा, क्योंकि वापस आने की संभावना उसमें भी कम होती। लेकिन वो धन का लेन देन संबंधी बिजनेस करे तो उसमें समस्याएं कम आती है। ये निजी रिश्तेदारों के लिए है सप्तम भाव के राहु का सूत्र। यदि धन संबंधित समस्या पूरे परिवार में बनी ही रहती हो तो अपने घर के ईशान कोण को देखिए। यदि ईशान कोण में स्थिति अच्छी नहीं है, ईशान कोण में कोई गलत निर्माण हो गया है तो धन के आवागमन को, धन की आवक को फिर बाधित करता ही है। अतः इस बात को देख लें, ईशान कोण में वॉशरूम न हो, कोई भारी निर्माण न हो, चंद्रमा 12वें भाव में हो तो नगद धन किसी को दान में भी न दे, लाभ नहीं होता है। खाने पीने की वस्तुएं दे, अन्य जरूरत का सामान दे, वो विषय अलग है। अष्टम भाव में केतु हो तो ऐसा जातक बहुत गहरा होता है, परम रहस्यवादी होता है। ऐसा जातक प्रश्नों की जड़ें भी खोद देता है। 48 वर्ष के बाद बहुत संभावनाएं हैं कि ऐसा झटका जातक को मिले कि फिर उसका जीवन परमार्थ की ओर, मोक्ष की ओर, आध्यात्म की ओर अवश्य ही मुड़ जाए। ऐसे लोगों में ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, हीलिंग की शक्ति भी होती है, बशर्ते उसका उपयोग करना आता हो। ऐसा कोई गुरु मिले जो हीलिंग कैसे करते हैं ये समझा दे तो दूर बैठा बैठा भी कार्य कर देता है। दशमेश यानी कि दशम भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, लाभ स्थान में हो, और 11वें भाव का स्वामी दशम भाव में हो। दशमेश और लाभेश दोनों राशि परिवर्तन कर लें तो दोनों की स्थिति शुभ हो तो ऐसा जातक इतनी आय पैदा करता है कि सामने वाले देखकर दंग रह जाते कि इतना पैसा कैसे कमा रहा है, किस किस स्रोत से पैसा आता है उसको स्वयं भी गिनने का समय नहीं मिलता है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और केंद्र का त्रिकोण में राशि परिवर्तन कर लें तो यह भी एक बहुत शुभ योग है। महादशा अंतर्दशा अच्छी मिल जाए तो जातक बड़ा पद भी प्राप्त कर लेता है। केतु दशम भाव में हो और बलवान मंगल और शुभ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए, बलवान मंगल की और शुभ बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति बिना प्रचार के, बिना कहीं शोभाजी के इतनी शक्ति रखता है कि बड़े बड़े लोग उससे सलाह लेने के लिए आते हैं। सूर्य नवम भाव में शुभ हो, उच्च के हो और बलवान बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो जातक का सरकार से संपर्क हो जाता है, सरकार से धन प्राप्ति के योग बनते हैं।
राहु और केतु की महादशा किसी को जवानी में मिल जाए, दोनों में से कोई भी, तो उसके भ्रमित रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। दशमेश और लाभेश का सूत्र मैंने आपको बताया। अब नवमेश और दशमेश का सूत्र बता रहा हूँ। नवमेश यानी कि भाग्य स्थान का स्वामी और दशमेश यानी कि कर्म स्थान का स्वामी, दोनों शुभ हों, राशि परिवर्तन कर लें, नवम का स्वामी दशम में चला जाए, दशम का स्वामी नवम में चला जाए, और महादशा शुभ ग्रह किया जाए, तो एक ऐसा जीवन में उत्थान का झटका आता है जहाँ तक कि पूरी लाइफ, पूरा जीवन बदल जाता है। फर्श से अर्श पर एक ही बार में चला जाता है। मंगल तीसरे भाव में स्थित हो, शुभ राशि के हों, ये नियम अवश्य है। तो ऐसा जातक बहुत मेहनती होता है, निडर होता है और मददगार भी होता है। सबकी सहायता करना वो अपना कर्तव्य ही समझता है। चंद्र और राहु का ग्रहण योग हो तो मानसिक तनाव तो ये देता ही देता है, अवसाद की स्थिति, एकाकीपन देता, ये सबको पता है। लेकिन सामाजिक जीवन में भी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देता है। मानसिक तनाव भी देगा और सामाजिक तनाव भी देगा। शनि पंचम भाव में स्थित हो और शुभ राशि में हो या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो प्यार बेशक देर से मिलेगा, क्योंकि पंचम स्थान प्रेम का होता है और शनि डिले का कारक होते हैं, देरी का कारक होते हैं। तो प्रेम जीवन में देरी से मिलेगा, लेकिन मिलने के बाद सारी जिंदगी ताउम्र साथ रहता है। दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाए तो जातक का प्रेम अक्सर कार्य क्षेत्र या प्रोफेशन में प्राप्त होता है, वहीं कहीं उसका प्रेम या उसका संबंध बन जाता है। पंचम भाव में केतु बैठे और चंद्रमा से दृष्ट हो, यानी कि लाभ स्थान में चंद्रमा हो, पंचम भाव में केतु हो, तो ऐसा जातक किसी से पहली बार भी मिलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे जन्म जन्म का नाता रहा हो। वो किसी भी क्षेत्र में मित्र, जानने वाले, कहीं सफ़र में मिल गए तो उससे लोग ऐसा जुड़ते जैसे बहुत पुराना संबंध है। गुरु पंचम भाव में हो और लाभ स्थान में शुक्र स्थित हो तो बहुत हद तक संभावना है कि यदि जातक को प्रेम हो जाएगा तो वो शादी में बदल जाएगा, वहीं विवाह हो जाएगा। अगर मंगल और शुक्र एक साथ 1, 5, 7 या 8 भाव में हो और दोनों की राशि शुभ हो तो ऐसे जातक का आकर्षण बहुत तीव्र होता है। चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक वाणी का भी अच्छा होता है और आकर्षक भी होता है। बहुत हद तक ये सूत्र फलित होता है। देवगुरु बृहस्पति किसी जन्मपत्री में पीड़ित हो, किसी भी जन्मपत्री में, तो धन की समस्याएं भी लगी रहती हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं भी देते हैं। लोग वैसे ही नकार देते हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत से तत्वों के कारक होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है, कहीं जन्मपत्री दिखाना न चाहें तो किसी भी मंदिर में श्रम का दान करें, सेवा करें, धार्मिक स्थल पर सेवा करें, लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि नित्य कर्ज बढ़ता जा रहा, कर्ज की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है, तो शनिवार को छायादान करना प्रारंभ कर दे और सरसों के तेल का दिया या तो शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना प्रारंभ कर दे शनिवार शाम को, और यह बिना ही सोचे प्रारंभ कर दे। केतु और चंद्र की युति हो, लगन द्वितीय, पंचम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो मानसिक तनाव तो होगा ही और चंद्रमा के कारकत्वों में कमी भी आएगी। लेकिन ऐसे जातक को आने वाली घटनाओं का, बनने वाली परिस्थितियों का पूर्वाभास बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा पूर्वाभास उसको होता है। देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में
या गुरु के नक्षत्रों में यदि केतु हो तो काफ़ी हद तक फिर कंट्रोल में रहता है, ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देता है। लग्नेश के साथ केतु हो या लगन में बलवान होकर केतु स्थित हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि कहीं से हो तो ऐसे व्यक्ति की सलाह सामने वाले का कार्य बना देती है। ऐसा व्यक्ति सलाह बहुत अच्छी देता है और उसकी सलाह सामने वाले को काम भी आती है। मेरी सिंह लगन के जन्म पत्री है, लगन में केतु देवता स्थित है लग्नेश की राशि में, और लगन में ही प्रथम भाव में और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। पंचम दृष्टि लगन पर पड़ रही है। शायद मैंने जीवन में किसी को गलत सलाह नहीं दी होगी, सामने वाला गलत मान जाए अलग विषय है। केतु शनि से अगले भाव में हो, यानी कि शनि जहाँ स्थित है उससे अगले भाव में केतु हो तो जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के, सांसारिक जीवन के लिए ये स्थिति विपरीत हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक ऐसा तक अवश्य होता है। आध्यात्म के पथ पर वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जब 12 राशियों में कोई राशि पीड़ित हो तो वो क्या क्या लक्षण देती है। मेष राशि गुस्सैल होता है जातक, जल्दी भड़कने वाला। वृषभ राशि वाला जातक जिद्दी होता है और परिवर्तन या बदलाव से भयभीत रहता है। मिथुन राशि वाला जातक अस्थिर, बातों में उलझने वाला और उलझाने वाला होता है। कर्क राशि जरूर से ज़्यादा भावुक होता है और रूठता बहुत जल्दी है। सिंह राशि अहंकारी, ध्यान खींचने वाला। कन्या राशि अति आलोचक, हर बात में कमी निकालने वाला। तुला राशि निर्णयहीन होता है ज़्यादा तक, वो निर्णय नहीं ले पाता है, परिस्थितियों में फंस जाता है और कुछ भी कर देता है। लोगों को खुश रखने में लगा रहने वाला होता है। वृश्चिक राशि बदले की भावना रखने वाला होता है। वृश्चिक राशि वालों से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, वो बात को भूलते नहीं हैं और समय आने पर चाहे कितना भी खुश कर ले, बाद में समय आने पर इंतकाम बदला अवश्य लेते हैं। गहरा गुस्सा रखने वाले होते हैं। धनु राशि लापरवाह होते हैं, बिना सोचे बोलने वाले होते हैं। मकर राशि बहुत ठंडे होते हैं, भावनाओं को पता नहीं लगने देते कि क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कुंभ राशि अलग थलग रहने वाले, जिद में पड़े रहने वाले, अड़े रहने वाले। मीन राशि भागने वाले, हकीकत से दूर रहने वाले, सामने क्या हकीकत है उसको नहीं देखते, अपने छाली पुलाव पकाते रहते हैं। जो जातक केतु प्रदान होता है किसी भी चीज की गहराई तक जाता है, स्वभाव से साधु प्रवृत्ति का होता है और माथे का वो हिस्सा जहां तिलक किया जाता है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। जिसके जन्म समय भाग्य भाव में चंद्र, गुरु और शुक्र स्थित हों और शुभ अवस्था में हों, भाग्य स्थान में चंद्र, गुरु और शुक्र एक साथ स्थित हों और शुभ अवस्था में हो तो मनुष्य राजा के समान जीवन जीता है, राजा की तरह जीवन जी के इस संसार से निकल जाता है। यदि भाग्य भाव में चंद्र, गुरु और शनि स्थित हो और यदि ऐसा जातक अध्ययन प्रारंभ कर दे तो फिर शास्त्रों का विद्वान होता है। आज की वीडियो कंप्लीट कर रहा हूं, आशा है बहुत से सूत्र बताए होंगे। गणेश जी के तंत्र विधान पर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। आज समय बाधित हो गया, थोड़ा देर होगी वीडियो बनाने में, उसके लिए थोड़ी तैयारियां करनी थी, नहीं कर पाया। कल बनाऊं, हो सकता है परसों अपलोड हो जाए। गणेश अथर्व शीर्ष पर वीडियो लेकर आ रहा हूं, इसके तंत्र विधान पर बात करने का प्रयास है, आपको जानकारी देने का प्रयास है। केतु और राहु की महादशा अंतरदशा में गणेश जी की आराधना लाभ देती है। केतु की महादशा में मैंने स्वयं भी लाभ प्राप्त किया है। जब सभी उपाय काम छोड़ गए थे तो मैंने गणेश जी की आराधना प्रारंभ की थी तंत्रोक्त तरीके से, तंत्रोक्त विधान से। तो उसमें से एक विधान आपको बताऊंगा, अच्छा लगे कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, सुनने का तो कोई लगता ही नहीं है, सुना कीजिए, अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे तो मत करिए। कल फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।